न्याय के चक्र को तुम ऐसे रोक न पाओगे, जितना ही टकराओगे उतनी ही मुंह की खाओगे। दुनिया सच्चाई देख रही है, मेरी हर एक बात में आज बताऊंगा सबको कि क्या क्या किया ज़कात ने। लादेन से बगदादी तक का रिश्ता हर कोई जानेगा, निश्चित ही लोहा मेरी बातों का वामपंथ भी मानेगा। आंखें नहीं खुली अभी भी तो नींद से बेहतर मर जाना है। जिसको सोना है वो सो जाए, हमको तो बस कुछ कर जाना है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने मैं लगातार दूसरे दिन लेकर आया हूं यूपीएससी जिहाद का पार्ट 2, नौकरशाही जिहाद का एपिसोड दूसरा, जिसमें मैं आज राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह विषय आपके सामने रखूंगा कि कैसे ज़कात फाउंडेशन, जो कि 40 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 27 उम्मीदवार अकेला अपने यहां से बनाता है, उसके इंटरनेशनल लिंक संदेह के घेरे में कैसे है। कल के एपिसोड में हमने आपके सामने तमाम बातें रखी थी, उस हर बात पे हर एक एपिसोड में आगे से लेके जाऊंगा। लेकिन मित्रों, मैं आज के एपिसोड में यहां से शुरुआत करता हूं कि मैंने तो बातें आपको दिखाई थी, बताई थी, केवल नौकरशाही पर कब्जे की। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि बात केवल नौकरशाही पर कब्जे की नहीं, हिंदुस्तान पर कब्जे की है। डायग्राम है, नक्शा है, प्लान है, रोड मैप है, कितने सालों में कहां पहुंचना है, यह भी प्रेजेंटेशन में बना हुआ है। इतना आसान नहीं है। शायद यह कार्यक्रम ईश्वर हमको करने की सद्बुद्धि नहीं देता तो पता नहीं कि इस हिंदुस्तान की स्वतंत्रता और कितने जल्दी खत्म होने की संभावना बनती। खैर, मैं आपको शुरुआत उसी से करके आज के राष्ट्रीय सुरक्षा पर लेके जाऊंगा। कुछ चित्र आपको दिखाता हूं। ये ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर लिए गए चित्र हैं। ये उनका चित्र है जिसमें हिंदुस्तान में हमारे दलित भाइयों के लिए रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुसलमान ज्यादा है तो उसका वहां का रिजर्वेशन हटाकर 53.5% की लोकसभा की सीट्स बदल सकती है। इसका रोड मैप है। इसका मतलब दलितों के साथ एक तरफ अब बात करते हैं मीम और भीम की, और दूसरी पीठ में खंजर खोपने का काम करते हैं। ज़कात फाउंडेशन तो कहता है कि हम शिक्षा के लिए बने हैं, फिर इस देश के ग्राम पंचायत से लेके नगर पालिका से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक के सीट बदलने के लिए, रिजर्वेशन बदलने के लिए कैंपेन आप क्यों चला रहे? आप खुद कह रहे हो, सबूतों के साथ कल के एपिसोड में बताऊंगा। दूसरा चित्र देखिए, ये कहते हैं, दूसरे महत्वपूर्ण चित्र में ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में ये नागलिया में करके दिखाया। ये दूसरा चित्र है, ये उनके वेबसाइट से है, हमने कोई चेंज नहीं किया, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। यू कैन सिट ऑन आइदर साइड हियर, आप यहां दोनों तरफ बैठा होना चाहिए था। zakatfoundation.org, इस पर यह लिखा हुआ है। अगला चित्र दिखाइए। मैं केवल ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं करता, किसी जीवित व्यक्ति का फोटो के सामने यह लिखा है कि यू कैन सिट इन दिस प्लेस, zakatindia.org। ये देखिए, ये यू मतलब कौन? यू मतलब भारतीय नहीं। ज़कात फाउंडेशन मुसलमानों को सीधे आह्वान कर रही है। ये भाईचारे की बातें करने वाले जरा मुझे उत्तर दे कि कहां इसमें क्या लिखा है, जरा बताइए। आगे चलिए, आगे का चित्र दिखाते हैं। इसमें ये कहते हैं, फोटो में पीपीटी है, भले ही साइट से हटा ली जाए, सुदर्शन के पास डाउनलोड करके रखी गई है। अगला चित्र दिखाते हैं, फुल स्क्रीन करके दिखाइए। देखिए हिंदुस्तानियों, For the next 35 years, this office can be yours। यह हिंदुस्तानी को नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि तो हिंदुस्तानियों का ही ऑफिस है ना। फिर कहा किसके लिए जा रहा है? मुसलमानों, for the next 35 years, this office can be yours। यह ऑफिस आपका होगा। मुझे बताइए, क्या यह हिंदुस्तान के आज की व्यवस्था को चैलेंज नहीं है? यह नौकरशाही नहीं, हिंदुस्तान के कब्जे के प्लान की दिशा में कैसे जाता है, कल विशेष एपिसोड करूंगा। लेकिन आज के मुद्दे पर आते हैं। आज मैंने आपके सामने कल बताया था कि आज मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कि ज़कात फाउंडेशन कैसे, इतने स्टूडेंट बनाने वाला फाउंडेशन,
कैसे अंतरराष्ट्रीय पैन इस्लामिक नेटवर्क के साथ जुड़कर इस देश के लिए सुरक्षा का भी मुद्दा हो सकता है। इनके द्वारा निकलने वाले स्टूडेंट को जो आज आईएएस आईपीएस बन चुके हैं, उनको तात्काल प्रभाव से मैंने सस्पेंड करने की बात क्यों की, नए लोगों को परीक्षा देने से रोकने के लिए क्यों कहा, आज मैं आपके सामने सब कुछ रखूंगा। ये 4 महत्वपूर्ण फोटो जिसका कल केवल उल्लेख किया था, इसके इर्द गिर्द आज का पूरा ये नेटवर्क है। ये पहला है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक मुस्लिम एड पाकिस्तान, खालिद लतीफ चेयरमैन ISI, मतलब पाकिस्तान की सबसे खतरनाक, विश्व की सबसे खूंखार ऐसी एजेंसी जो हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए तमाम बातें कर रही है। वो क्या कहती है इस चित्र में? ये जो 3 कनेक्शन मैंने दिखाए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन, ये मुस्लिम एड यूके और ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सैयद जफर महमूद, हम इनके लिए कुर्सी खाली रखे हुए हैं। आज हमने इनको चैलेंज आह्वान किया था, निमंत्रित किया था, लेकिन ये आए नहीं है। और आज हमारी टीम इनके घर पे है, इनके ऑफिस पे है, मैं उनको भी दिखाऊंगा। ये सैयद जफर महमूद मनमोहन सिंह के OSD है, लेकिन मनमोहन सिंह के OSD, हिंदुस्तान के कई लोगों को OSD तो पता ही नहीं क्या होता है, तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये खाली चेयर जो रखी है, ये खाली चेयर हमने इनके लिए रखी है। अभी तक कोई भी ज़कात फाउंडेशन से हमारे पास नहीं आया है, अभी भी आता है तो स्टूडियो में बिठाएंगे। उनके कार्यालय के बाहर हमारी टीम है, उनको भी जरा दिखाइए। और इनके घर के बाहर भी हमने टीम भेजी है, फोन किए हैं, मैसेज किए, ईमेल किए, कोई सहभागिता नहीं। केवल कोर्ट में जाकर चिल्लाने वालों, अगर हिम्मत है, सत्य है और गलत नहीं किया है तो आइए ना, बात करिए, क्या डर है? कोई बात नहीं, अभी अगले 50 मिनट तक ये कार्यक्रम चलेगा, कभी भी जुड़ जाओ। हम आपसे संवाद करना चाहते हैं क्योंकि सबूतों का पूरा सब कुछ हमारे पास है। आगे बढ़ते, अगला स्लाइड दिखाते हैं। 4 स्लाइड के इर्द गिर्द आज का ये पूरा कार्यक्रम जाएगा। यह है जाकिर नाइक, आतंकवादियों का नायक, अल कायदा, तालिबान, उसके बाद IS, उसके बाद हमास, उसके बाद ये कनेक्शन कैसे सेट होता है। इतनी बड़ी बात मैं चैनल पर कह रहा हूं तो क्यों नहीं आपको इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक के ऊपर सफाई देने के लिए आने की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? वेबसाइट पर सफाई दे रहे हैं और चैनल पर आने से डर रहे हैं, टाल रहे हैं, क्यों? अगली स्लाइड। ये महत्वपूर्ण तीसरी स्लाइड। जाकिर नाइक, जफर हुसैन कुरैशी, ये एक ही कंपनी में कैसे डायरेक्टर थे और यही कैसे डायरेक्टर है। और जो लिंक है ज़कात फाउंडेशन इंडिया, ज़कात फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल, 9 साल जाकिर की कंपनी का डायरेक्टर, मतलब 3285 दिन जो व्यक्ति जाकिर के साथ रहा, कंपनी में डायरेक्टर रहा, अर्थात 78,000 घंटे। जिस जाकिर के 15 मिनट के वीडियो देखने पर लोग आतंकवादी बनते हैं, ऐसा बांग्लादेश कहता है, उस जाकिर के साथ इनके कनेक्शन के ऊपर बात करने से मौन क्यों, डर क्यों, टाल क्यों रहा है, भाग क्यों रहे हैं? अगला महत्वपूर्ण और एक कनेक्शन है जो आपको समझना चाहिए, और वो है IS के साथ के कनेक्शन के लिए ये लिंक। ये मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं, बस ये समझ लीजिए कि आज के शो की हेडलाइंस है IS, ज़कात फाउंडेशन अमेरिका, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को पैसा मिलता है ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका से, ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका का लिंक है बगदादी से। ये मैं नहीं, अमेरिका की तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही है, वहां के सरकारी बैठकों में इसके सबूत दिए जा रहे हैं, और उसके 2400 से ज्यादा सबूत हमारे पास लिंक के साथ उपलब्ध है। सैयद जफर महमूद, हिंदुस्तान के एक बड़े नौकरशाह जो मनमोहन सिंह के दाहिने हाथ बनकर PMO में प्रधानमंत्री कार्यालय में थे। ये अगला लिंक, अल कायदा, तालिबान, इस्लामिक फाउंडेशन, मदीना ट्रस्ट, यूके एम्बेसी पर हमले के कनेक्शन में मदीना ट्रस्ट, और फिर नीचे देखिए मदीना ट्रस्ट का पैसा। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, बैलेंस शीट दिखाऊंगा, मैं इस देश के गृह मंत्रालय के वेबसाइट से निकाला हुआ डाटा का आंकड़ा दूंगा, कौन से बैंक अकाउंट में पैसा आया यह भी बताऊंगा। मदीना ट्रस्ट पैसा देता है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, और मदीना ट्रस्ट है इस्लामिक फाउंडेशन से जुड़ा हुआ। इस्लामिक फाउंडेशन है अल कायदा का जो तालिबान से जुड़ा हुआ। इतना बड़ा नेक्सस, एक चित्र भी पूरे वर्ल्ड का भी दिखा सकते हैं कि पूरे विश्व का
कैसा ताना बाना कौन से संस्थाओं से पीएससी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है वो भी हम दिखा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले जो विश्व का ये पूरा पैन इस्लामिक नेटवर्क हिंदुस्तान के नौकरशाही में लोगों को घुसाने वाली संस्था से कैसे जुड़ा हुआ है, और हिंदुस्तान पता करे, जाने समझे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी व्यवस्था आज कैसे किस चंगुल में फंसने की संभावना है। जिनके ऊपर आरोप है वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, और इसलिए हम आपके सामने बता रहे हैं ये 4 स्लाइड के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये सारा वो कार्यक्रम जो आपको आगे लेकर मैं जा रहा हूं। थोड़े देर में आपको वर्ल्ड वाइड पूरा एक नेक्सस भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ ज़कात इंडिया क्या है। ज़कात फाउंडेशन इंडिया क्या है, देखिए। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया क्या है? ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को 1993 में बनाया गया। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए मुस्लिम युवाओं को कोचिंग के माध्यम से सहायता देना है। ज़कात फाउंडेशन मुस्लिम युवाओं को देश के कोने कोने में कोचिंग देता है। ज़कात से 2009 से 2019 तक 119 लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और दूसरी अन्य सरकारी सेवाओं में मुस्लिम युवा भर्ती हुए हैं। और यही नहीं, 2020 में यूपीएससी में चयनित होने वाले 40 मुस्लिम छात्रों में 27 मुस्लिम छात्र ज़कात फाउंडेशन के फेलो रहे हैं, जो पिछले 11 सालों में सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों की। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं सैयद जफर महमूद। सैयद जफर महमूद स्वयं एक आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, और ये वही सैयद जफर महमूद हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ओएसडी रहने के अलावा पीएमओ में स्ट्रक्चर कमेटी के इंचार्ज भी रहे हैं। ये सब कुछ ज़कात फाउंडेशन है, जिस ज़कात फाउंडेशन के ऊपर ही पूरी शक की सुई जा रही है। ज़कात फाउंडेशन के ऊपर हमने दिखाई हुई जानकारी के कुछ चित्र भी आपको साथ में दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चलता हूं हमारे साथ। ये वाला चित्र देखिए, ये मुस्लिम एड इंडिया, इसको जरा छोटा करके पूरे विश्व का नेटवर्क भी दिखाते हैं कि ये देखिए क्या क्या जुड़ा हुआ है, कहां कहां जुड़ा हुआ है, कैसे कौन सी टीवी, कौन सा चैनल, कैसे जाकिर के फाउंडेशन, जाकिर की इंटरनेशनल कंपनियां, जाकिर की भारत की कंपनियां, जाकिर का ट्रस्ट, जाकिर की परिवार और भारत के अंदर की तमाम संस्थाओं के ऊपर ये एक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च करने वाले व्यक्ति, इसने बनाया हुआ रिसर्च के आधार पर हम आपके सामने ये चित्र रख रहे हैं। ये डायग्राम एक विश्वविख्यात व्यक्ति ने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया हुआ है, और उस पत्रकार ने ये चित्र हमको भेजा है और कहा है कि जो बात आप खुलासा करने जा रहे हैं ये बात मैं लिख चुका हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सैन विंत्रो का आर्टिकल, आप ये कट सी नीचे लिखा हुआ है, देखिए ये सैन विंत्रो का कट सी लिखा है, सैन विंट्रॉप, आप इस पर जाकर भी देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं गेस्ट के पास चलता हूं। हमारे साथ 3 चेयर लगी हुई है, 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग लाइव में हैं, वहां पर कोई कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा कि हमारी टीम वहां पर ढूंढ रही है, उस एड्रेस पर कोई मिल नहीं रहा है, क्या मांझ रहा है। लेकिन फोन कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। आप कैमरे पे आने को तैयार नहीं तो फोन पे आइए, लेकिन कोई बात नहीं, देखते वेट करते। हमारे साथ 2 लोग इस वक्त जोड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधु किशोर जी है, हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। मधु जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। जी, आप बहुत अहम काम देश के लिए कर रहे हैं, और इसमें हर भारतवासी जो इस देश की समृद्धि चाहता है, जो इस हिंदू सिविलाइजेशन को बचाना चाहता है, उसका फर्ज बनता है कि आज आपके साथ सब खड़े हो जाए। बिल्कुल, हमारे साथ डाटा साइंटिस्ट है जो कि इस विज्ञान का उन्होंने आईआईटी कानपुर में प्रेजेंटेशन दिया कि पूरा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद कैसे पैसे के साथ लिंक हुआ है, और विश्वविख्यात लोगों के साथ मिलकर वो इस पर काम कर रहे हैं। इस नेक्सस को तोड़ने में इनका भी योगदान हमारे साथ है। विश्व भर से
तमाम डाटा साइंटिस्टों के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम आपके सामने ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जो कि, अगर मैं उदाहरण देना चाहूं तो एक चैनल पर सीआईडी नाम की सीरियल आती है। आज का एपिसोड देखते समय सामान्य दर्शक के नजर से मत देखिए, हमारे पास या दया या वो जो चरित्र है उसमें वो नहीं है। इसलिए आज आप सोचिए कि जब मैं बगदादी कह रहा हूं, जब मैं लादेन कह रहा हूं और जब मैं तमाम नाम आंखों के सामने ले रहा हूं, तो चित्र पैदा करिए, आंखों के सामने निर्माण करिए कि हिंदुस्तान की इस नेक्सस के साथ कौन कौन जुड़ा है, कैसे तार जुड़े हुए हैं। इस तारों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ डाटा साइंटिस्ट के तौर पर जुड़े रहेंगे संजीव नेवर जी, जो अग्निवीर संस्था के मुख्य कर्ता धर्ता है। तमाम आप दर्शक लोग, आपका दायित्व केवल सुनकर चुप बैठना नहीं, सुनी हुई बात को हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, क्योंकि आपका देश ही कब्जा करने के प्लान के तहत लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए अब मधु जी से शुरुआत करते हैं। मधु जी, ज़कात फाउंडेशन, कितना लुभावना नाम कहने के लिए कि इस देश में हम शिक्षा का काम करना चाहते हैं। काम करने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हुए थे और ऐसे व्यक्ति जो कि बड़े नौकरशाह थे, ऐसी संस्था के मुखिया है, संस्थापक है, जो संस्था तमाम सवालों के घेरे में फंसी हुई है और उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। मधु जी। सुरेश भाई, आप जो सवाल उठा रहे हैं ये सिर्फ आज के नहीं है। दुख की बात है कि हिंदू समाज सोया रहा, नहीं समझा कि जो बड़ा एजेंडा है, चाहे ज़कात हो या जितने भी मुस्लिम संगठन, उनका एक सिंपल एजेंडा है गज़वा हिंद, यानी पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा जमाना, हर हिंदू को कन्वर्ट करना, हर मंदिर को तोड़ना, हर मूर्ति को खंडित करना। ये मैं नहीं कह रही, ये खुद वो अपने मुंह से कहते हैं। उनका मजहबी फर्ज है, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, इसलिए उनको इसमें कोई परहेज भी नहीं है। और पार्टीशन जो हुआ 1947 का, वो इसी एजेंडा का हिस्सा था। 1991 में कश्मीर से पंडितों को भगाया गया, जो छोटी सी माइनॉरिटी थी। आप ये देखिए हमारा क्या हाल होने वाला है। अगर 3-4% हिंदुओं को ये टॉलरेट नहीं कर पाए जहां इनकी मेजॉरिटी थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होने वाली है बाकी लोगों की। हालत हो रही है। जम्मू में भी जिन राज्यों में स्थिति संख्या में घट चुके उन राज्यों की हालत देख रहे हैं। बिल्कुल, वहां आप रह नहीं सकते। जहां भी मिनी पाकिस्तान बन गए हैं, वहां हिंदू नहीं टिक पा रहे, भाग रहे हैं। चाहे वो दिल्ली में मिनी पाकिस्तान हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे कहीं यूपी में हो, बिहार में हो। दूसरी बात सुरेश जी, मैं आपसे आज बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत दंग हुआ जब मेरे तथाकथित बड़े लिबरल अपने आप को मानने वाले मुस्लिम फ्रेंड्स खुलेआम कुछ सालों से मुगलिस्तान और द्रविडिस्तान की बात कर रहे हैं। यानी उत्तर भारत में हम मुगलिस्तान बनाएंगे और दक्षिण भारत में द्रविडिस्तान, ये खुलेआम। अच्छा, और सबसे दुख की बात ये कि इसका ठीकरा किसके सिर फोड़ रहे हैं? अरे ये मोदी जब से आया है, भाजपा आई है, आरएसएस आई है, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। और इनकी अगर मंशा चलती रही तो देश में मुगलिस्तान द्रविडिस्तान बनने को कोई नहीं रोक सकता। ये खुलेआम लिबरल मुसलमान फ्रेंड, जिनको मैं सोचती हूँ कि जिनका अपने रेडिकल फ्रिंज से कोई लेन। इतना ही नहीं मधु जी, अगर आप ज़कात के वेबसाइट पर जाएंगे, ज़कात के ट्रस्टियों के एनजीओ के वेबसाइट पर जाएंगे, तो दुनिया के नक्शे कैसे बदलते रहते हैं और क्या क्या बदले और क्या बदलने हैं, इसकी खुलेआम चर्चा करते हैं। एक तरफ आप एक ड्रामा करें, दूसरी तरफ जाके आप एक अपनी असलियत दिखाएं, तो आप नजर से चूक नहीं सकते। कम से कम सुदर्शन की नजर से तो कदापि नहीं चूक सकते। मैं वो भी बात कर दिखाऊंगा मधु जी, जिसकी बात आप कर रही है। कितने वर्षों में हिंदुस्तान का क्या नक्शा रहेगा, कैसे सीमाएं बदलेगी, ये करने वाले लोग भी इनके साथ एसोसिएट है। स्पेशल एपिसोड उस पर भी लेकर आऊंगा। मेरे पास तो अब ज़कात का इतना बड़ा चिट्ठा आया हुआ है कि लगता है कि 1 महीना भर में अगर मैं ज़कात पे कार्यक्रम करूं तो कम नहीं होगा। लेकिन मैं भारत सरकार की एजेंसियों को भी जरा काम देने के लिए कहना चाहूंगा कि जरा वो भी जांच करें ना,
सब कुछ हम ही करें क्या? फिर एजेंसियां किस लिए है? और इतना बड़ा घपला अगर भारत सरकार की एजेंसियों से बच सकता है तो साधारण घपले या साधारण देश विरोधी कृत्य को कैसे पकड़ा जा सकता है? मैं मानता हूं, मैं इस देश के तमाम एजेंसियों को कहता हूं, मेरे नजर में इससे बड़ी बात आज हिंदुस्तान में नहीं है। आप मधु जी भी मेरे से सहमत होगी और संजीव जी भी मेरे से सहमत होंगे कि इससे बड़ा प्लान आज हिंदुस्तान के पास नहीं है, जो कि हिंदुस्तान पर कब्जा करने के प्रेजेंटेशन खुलेआम वेबसाइटों पर लगाए जा रहे हैं। और वो संस्था जो सरकार से पैसा लेती है, वो संस्था साइमल्टेनियसली विदेश से ऐसे संशयास्पद सस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेती है और उत्तर देने के लिए भी नहीं आती है। संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी नमस्कार। देखिए, इसमें कुछ मैं बात बोलूँगा। पहला तो मुझे इस बात का ही आश्चर्य होता है कि इतने बड़े मुद्दे जो कि पूरे भारत की अखंडता, भारत की इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रहा है, उसकी तरफ केवल सुदर्शन टीवी की नज़र क्यों पड़ी? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस पर, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर तो इस देश में बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो जाती है, सब कुछ वायरल होता है, और जहां पर पूरे देश की अखंडता पे प्रश्न हो रहा हो, देश के फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हम मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उनके विजन को तोड़ने का पूरा काम चल रहा हो, और संदिग्ध टेररिज्म जो कि आज के दिन हम सबको मानना पड़ेगा कि भारत की सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है, भारत क्या पूरे देश के लिए, वर्ल्ड के लिए समस्या बन रखी है, उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। अब मैं इसमें किंतु मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आश्चर्य की बात है कि यदि आप, मैं डेटा साइंटिस्ट के हिसाब से बताऊंगा कि डेटा साइंटिस्ट का काम यही होता है कि जो इधर उधर खुदरे डेटा इधर उधर पड़े हैं उनको संजो कर उससे कुछ मतलब निकालने का प्रयास करना। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो अपनी संस्था का नाम रखा ज़कात फाउंडेशन, मैं इसके ऊपर में इम्फेसिस करना चाहूँगा कि ज़कात का अर्थ दान नहीं होता या डोनेशन नहीं होता, कि कई लोग कहते हैं कि मुसलमानों में दान को ज़कात बोलते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए चैरिटी शब्द डोनेशन वो बोलते हैं। ज़कात बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, और कुरान की आयत नंबर 9.60 का मैं हवाला दूंगा, और उसके ऊपर में आप जो तफसीर है, तफसीर जलालेन देख लें, तफसीर इब्न कतीर को आप पढ़ लें, कोई और इनके जितने भी शरिया के एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू पढ़ लें, बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि ज़कात केवल 8 प्रकार के कामों के लिए ही दिया जा सकता है। उन 8 प्रकार के कामों में से 6 प्रकार जो हैं वो केवल और केवल मुसलमान के बेनिफिट के लिए ही दिया जा सकता है। 7वां प्रकार जो है वो जिहाद करने के लिए दिया जा सकता है, और 8वां जो एक एक्सेप्शन है, नॉन मुस्लिम को उसका बेनिफिशियरी, किसी भी प्रकार से ज़कात का बेनिफिशियरी नॉन मुस्लिम बने तो उसका एकमात्र कंडीशन दिया है कि वो करने से यदि इस्लाम के राज्य की स्थापना हो या फिर उसके मुसलमान बनने का चांस बढ़े। तो यहीं पे इनका इंटेंशन बहुत क्लियर हो जाता है, और उसके अनुसार आप यदि इनके प्रेजेंटेशंस को देखें, जिनके ऊपर में आप लोग शायद बाद में चर्चा करेंगे, तो वो बहुत क्लियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इनका एक फेमस प्रेजेंटेशन है जिसकी शुरुआत ही वो इससे करते हैं कि देश की बाउंड्रीज आगे पीछे हो सकती है, बिल्कुल। तो हम उसको अलग एपिसोड में लेंगे। बिल्कुल। और अगला मैं अगर बात करूं कि इनके, क्योंकि ये कई तो इन लोगों ने भी, सुदर्शन टीवी वालों ने बहुत खुलासे किए कि कहां से फंडिंग मैं आपने एनालिसिस करने के लिए एक पहले जानकारी देता हूं कि आईएस के साथ लिंक का पहले यहां पर दर्शकों को दिखाते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि आईएसआई के साथ लिंक कैसे है। उसके पहले मैं जरा दिखाऊं दर्शकों, देखिए अभी भी खुर्ची खाली है। ज़कात वालों, आप इतने आईएएस बनाने का दावा करते हो, अरे एक खुर्ची पर आकर किसी को बिठाओ ना, जरा बात करे हमारे साथ। इतने आरोप लग रहे तो उत्तर क्यों नहीं दे रहे? इतना ही नहीं, मैं वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। हमारे रिपोर्टर गौरव मिश्रा वहां पर पहुंचे हैं, वहां से उनको भगा दिया है। ये वीडियो देखिए। और बिल्कुल बाटला हाउस का सटा हुआ ये इलाका है। यहाँ पर ये देखिए ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमारा रिपोर्टर माइक आईडी भी लेके नहीं जा सकता है। ये बाटला हाउस, याद है ना बाटला हाउस? इस बाटला हाउस का ये एरिया है।
यहाँ इनके अध्यक्ष के पते पर पहुंचने के लिए ये प्रयास करते हुए पहुंचे, पुलिस भी नहीं बता पाई। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया गूगल पर जो एड्रेस है उसको ट्रैक करते हुए पहुंचे, वहाँ ये बोर्ड तक ही केवल पहुंच पाए, आगे पहुंच नहीं पाए, जाने नहीं दिया। हमने ज़कात फाउंडेशन के अध्यक्ष को ईमेल, फोन, तमाम प्रकार से संपर्क किया, लेकिन इतने वरिष्ठ नौकरशाह रहे व्यक्ति आखिर कैमरे के सामने आने से क्यों टाल रहे हैं, उत्तर पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको दिखा रहा था ISI के लिंक, पहले उसको देखते हैं, फिर एक डाटा एनालिसिस के तौर पर क्या कहते संजीव जी, उनके पास चलेंगे। दिखाइए। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ISI से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन के लिंक हमारे पास हैं। जी हां, जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मुस्लिम एड UK से लाखों रुपए की डोनेशन मिली है। गृह मंत्रालय के कागजातों के अनुसार ये डोनेशन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, जहां देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी मौजूद है, वहां स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बहादुर शाह जफर मार्ग पर ब्रांच में ट्रांसफर हुए हैं। FCRA दस्तावेजों के हिसाब से 2006 से 14 के दौरान जकात फाउंडेशन को करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए। 2006 से 2007 में 23,15,675 रुपए मिले, जबकि 2010 और 11 में 5,75,640 रुपए मिले। वहीं 11 और 12 में 3,08,609 रुपए मिले। वहीं 2013 और 2014 में 4,90,000 रुपए मिले। मुस्लिम एड UK की पाकिस्तानी इकाई मुस्लिम एड पाकिस्तान का चेयरमैन पूर्व ISI का बड़ा ऑफिसर था। मुस्लिम एड पाकिस्तान का चेयरमैन जनरल खालिद लतीफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी में भारत के खिलाफ काम करने वाला बड़ा जनरल रहा है, और यही मुस्लिम एड पाकिस्तान खुलकर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम करता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों में भी हिजबुल का हाथ रहा है। हिजबुल के आतंकी कश्मीर में सेना और आम नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। मुस्लिम एड पाकिस्तान के दिए हुए पैसे से आतंकियों ने भारत में कई बेगुनाह मासूमों की जान ली है, और ऐसे आतंकी संगठनों से नाता रखने वालों से जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जुड़ा हुआ है, जो UPSC में जाने वाले मुस्लिम छात्रों को कोचिंग दे रहा है। अब मधु जी के पास चलते, फिर संजीव जी के पास आऊंगा। मधु जी, इतना साफ साफ बैंक अकाउंट, चाहे तो स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, इस वक्त आप जाइए, FCRA का डाटा इस वक्त आप आपके मोबाइल पर निकाल सकते हैं। सारा जो मैं बातें कर रहा हूं ये मैंने सरकारी वेबसाइट से लिए हुए हैं, इसमें अपनी कोई बात नहीं है, ना गुप्त सूत्रों का मैं कोई दावा कर रहा हूं या अननोन सोर्स के किसी बात को रखने की बात कर रहा हूं। मैंने जो ट्रांजैक्शन दिखाए हैं इसका मेरे पास सरकारी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, पेज है, उस पेज पर आप खुद जाइए, जरा आप भी तो मेहनत करिए। हमारा देश है, आप सबका देश है, इसको बचाने के लिए ये आपको जानना जरूरी है कि कौन से वेबसाइट्स पर क्या डाटा मिलता है, कैसे उसको देखा जा सकता है, और उसके स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने मित्रों को दीजिए, पूछिए कि आखिर ये लिंक कहां लगता है। सब कुछ काम केवल दूसरी भारत सरकार की एजेंसियां करें या केवल सुदर्शन करे और आप केवल देखते रह जाएं, इतना ही आपका दायित्व है क्या? नहीं। तो इसलिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मधु जी के पास चलते। मधु जी। सुरेश जी, ये जो आप इनके टेररिस्ट लिंक्स की बात बता रहे हैं, ये वाकई ही खुलासा, इस पे वाइट पेपर सरकार को देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने भी प्रधानमंत्री को बिल्कुल इसी सवाल पे एक खुला पत्र लिखा था, जिसमें मैंने कहा था कि ये सिर्फ आज के ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं, जो पुराने भी रहे हैं, वजाहत हबीबुल्लाह जैसे, शाह फैजल जैसे, हामिद अंसारी जैसे, उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं आप जानते ही हैं। इतने बड़े ओहदों पर पहुंचकर भी कैसे देश के खिलाफ काम करते रहे। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जो ज़कात के सपोर्ट से आ रहे हैं, जो मौजूदा भी हैं, इन्होंने जो कब्जा कर रखा है ब्यूरोक्रेसी पे, वो कई साल से चल रहा है। दूसरी बात, जैसे बाबा साहब अंबेडकर को एक तरफ अपनाते हैं, जय भीम जय मीम का नारा लेके
ताकि दलितों को अपने साथ कर सकें, कम से कम नौटंकी करके। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आपको मालूम भी हो, कि पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के मुसलमान भगत सिंह की एनिवर्सरी मनाने लगे हैं कि हमारा हीरो भगत सिंह है। पाकिस्तान से ये शुरू हुआ और सारे देश में, मैं 2 साल पहले मैं भी गई थी एक ऐसे ही भगत सिंह एनिवर्सरी पे। मैंने सोचा अरे इनको कहाँ से अकल की बात आ गई, भगत सिंह जैसे महान इंसान को ये पूजने लगे हैं। मैं जब अटेंड किए फंक्शन तो बहुत स्पष्ट हो गया कि भगत सिंह को बुरहान वानी से जोड़ रहे हैं। यानी जैसे भगत सिंह ने तथाकथित टेरर एक्ट किए, इसी किस्म से आज का भगत सिंह कहते हैं बुरहान वानी है। तो लेजिटिमेसी देने के लिए अपनी कुकर्मों को, अपने टेररिस्ट इंटेंशंस को ये किस तरह अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। और ये ISI से शुरू हुआ ये हुक्मनामा, और हिंदुस्तान के लिबरल से लिबरल मुसलमान भी उसमें शामिल हैं। ये नहीं कि सिर्फ अनपढ़ मुसलमान या गरीब मुसलमान, इलीट मुसलमान शामिल हैं इस सारी कॉन्स्पिरेसी में, कि जो हमारे हीरो रहे हैं उनका एक विकृत रूप पेश करके। अब देखिए, भगत सिंह को बुरहान वानी से कंपेयर करना, या कहना कि जैसे भगत सिंह फांसी पे लटक गए, इसी किस्म से बुरहान वानी का भी वही हश्र हुआ, या उनका वो भी आजादी के लड़ रहे थे और बुरहान वानी भी। आप सोच सकते हैं कितनी फोरसाइट और प्लानिंग के साथ ये अगले 500 साल की तैयारी करके ज़कात वाले काम करते हैं। ज़कात है तो वहां पर घुसना जरूरी है। मधु जी, एक तरफ भगत सिंह जी के जयंती मनाने का दावा करने वाले लोग, दूसरी तरफ दिल्ली का जामिया विश्वविद्यालय जब कोचिंग के लिए ऐड निकालता है तो पैसे तो लेता है अल्पसंख्यक के नाम पर, लेकिन जब ऐड छापता है तो सारे अल्पसंख्यकों के नाम तो छापता है, लेकिन सिख नहीं लिखता है। मैं जामिया का जब नंबर आएगा एपिसोड का, जामिया की पूरी कुंडली खोलकर जब रख दूंगा तो आपको यह विज्ञापन भी दिखाऊंगा जो एक अखबार में छपा हुआ है, और उसका खुलासे का भी कोई दूसरा विज्ञापन नहीं मिला है। संजीव जी। सुरेश जी, ये मैं कुछ डेटा आपके सामने ये रख रहा हूँ कि ये लिंक्स के, और कुछ आपने बताया भी है, कुछ मुझे एडिशनल भी मिला, क्योंकि समस्या ये हो रही है कि इसमें जितना खोदो उतना कुछ ना कुछ निकले जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद क्योंकि हिंदुस्तान की किसी की नजर ही नहीं थी, तो जब कोई देख ही नहीं रहा है तो चलने दो, और जब देख लिया तो पुलिस स्टेशन से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक रोकने का प्लान क्यों था, अब समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने शब्दों में बदलाव किया। केवल नौकरशाही पर कब्जा नहीं, हिंदुस्तान पर कब्जे की बात है। संजीव जी। तो जैसा आपने कहा कि ज़कात फाउंडेशन को मुस्लिम एड यूके से पैसे मिले, और उधर जो मुस्लिम एड पाकिस्तान है उसके जो चेयरमैन है वो जनरल खालिद लतीफ़, जो कि पाकिस्तान ISI के ऑफिसर हैं और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में क्लोजली काम करते हैं। अल-कायदा और ये अहरार अल शाम जो ISIS और इनके साथ में लड़े हैं, उनके साथ में भी उनकी FCRA है कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के साथ में वहाँ से उनको पैसे मिले हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, और उनका उनके साथ लिंक है। इस विषय में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये एक जॉइंट हियरिंग बिफोर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी 2016 में हुआ था, जोनाथन स्नेजर ने दिया था। ये US की ऑफिशियल बॉडी के आगे सब कमेटी ऑन टेररिज्म, नॉन प्रोलिफरेशन एंड ट्रेड एंड सब कमेटी ऑन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। इसमें वो बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं, मैं इनका कोट करके पढ़ाता हूँ। ये ज़कात फाउंडेशन अमेरिका जिनसे पैसा मिलता है, ये लिख रहे हैं, फाइनली देयर इज़ अ ज़कात फाउंडेशन, द फाउंडेशंस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज़ खमील देमिर, और देमिर साइंड दिस फॉर्म फॉर अ ग्रुप डेजिग्नेटेड इन 2002 फॉर फंडिंग अल-कायदा बेनोवलेंस इंटरनेशनल फाउंडेशन। ज़कात फाउंडेशन वाज अ प्लैटिनम स्पॉन्सर ऑफ AMP's 2014 एंड 15 कॉन्फ्रेंस। ये AMP जो है ये पैलेस्टीन के एरिया में आतंकवाद को फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके वो थे, इन्होंने इसके साथ में इनके लिंक है। ये खलील देमीर साहब जो हैं, ये इनके ऊपर में जो ये जो ग्लोबल एक बॉडी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
इन्होंने कुछ कुछ सर्वे किया और इनका नाम शायद आया तो इन्होंने बहुत ओपनली क्रिटिसाइज़ किया कि ये FATF जो है ये एक इस्लामोफोब से ग्रसित संस्था है, क्योंकि ये खलील देमीर साहब के लिंक्स, क्योंकि ये जितने भी वर्ल्ड भर में प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस है आतंकवाद वाले, इनको पैसा देते रहते हैं। इनके एक और मित्र है जिनका आपने नाम बहुत ब्रीफली बताया था, तो उनके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। वो एक यूएस के बड़े डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं एक्चुअली में, और वो ये डॉक्टर ज़फ़र कुरैशी ने बर्मिंघम के अंदर में एक ही 33 फॉरसेट रोड मोस्टली बर्मिंघम में एक ही स्थान से पता नहीं कितनी सारी कंपनियां खोल रखी हैं, और ये ग्लोबल इनका ब्रांड आज के दिन इमेज है कि ये फिलेंट्रोफिस्ट, और जिनको भी मतलब दान देने वाले हैं, और जिनको भी दान देते हैं वो सब इसी प्रकार के संदिग्ध और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे लिंक्ड है। और ये पीस टीवी जो था जाकिर नायक का, उसका पूरा ब्रॉडकास्टिंग का वो उसके चेयरमैन तो थे, फिर बाद में 9 साल तक वो उसके पीस टीवी के प्राइमरी ब्रॉडकास्टर थे। और उसके बाद में जब जाकिर नायक के खुलासे हुए और यूके में भी उनके ऊपर में न्यूज़ कटने लगा, तो इन्होंने अचानक अपनी कंपनी को बंद कर दिया। तो ये इनका समझ में आता है। एक इस्लामिक चैरिटेबल सोसाइटी है जिसको भी पैसे मिलते हैं ज़कात फाउंडेशन से, जिसके बारे में जर्मन इंटेलिजेंस ने कहा है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसोसिएट ऑफ हमस इन वेस्ट बैंक। वैसे ही एक बैतुल माल करके है, उसके शेख मोहम्मद हजामद है जिनके साथ में इनके लिंक है, और वो इजराइल ने इनके ऊपर भी आरोप लगाया कि वो यूएस में हमस के बहुत प्राइम ऑपरेटिव है। केवल आरोप नहीं है, सबूत है, लिंक है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पब्लिक के ऊपर अवेलेबल है। मैं भारत सरकार की एजेंसियों को पूछता हूं, ये डॉक्यूमेंट आप क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर हम गलत है तो हमको गलत बताइए, और अगर सही है तो गद्दार को अपने बिल से निकालकर जेल के कोठरी में डालिए। हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए। क्या कारण है, जवाब देना होगा, जांच करनी होगी। मधु जी, साफ है, एक ये गिल्ट ट्रैपिंग करते हैं। जरा सा नाम लो किसी बात का जहां आउटराइट क्रिमिनल एक्टिविटी है। आप देखिए, सोहराबुद्दीन जैसे टेररिस्ट को जब एनकाउंटर में मारा गया तो इन्होंने कैसे उसको हीरो बना दिया, और कितने साल जो मौजूदा अभी हमारे होम मिनिस्टर हैं उन तक को जेल में पहुंचाया। आप सोचिए कितनी गहरी पैठ है। कर्नल पुरोहित जिन्होंने सिमी का नेटवर्क ओपन किया। मधु जी एक मिनट मधु जी, मैं आपको जोड़ रहा हूं, दर्शकों को लिंक कनेक्ट हो इसलिए। आज के होम मिनिस्टर को हिंदुस्तान के वर्तमान लौह पुरुष, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी को जेल में डालने वाला अधिकारी का भी लिंक मैं यहां खुलासे में लाने वाला हूं। वो कैसे ऑनररी पदों पर रहते हुए हजारों लाखों रुपए संस्थाओं से ले रहा था, ये भी दिखाऊंगा। जब जामिया का नंबर आएगा तो मैं उस IPS ऑफिसर को भी लेके आऊंगा। कंटिन्यू करिए। तो इतना ज्यादा आप उस वक्त देखा होगा कि सोहराबुद्दीन जैसे नॉन हिस्ट्री शीटर, टेरर लिंक्स के अलावा लश्कर ए तौयबा ने उसको खुलेआम ओन अप किया था, और फिर भी उनके वेबसाइट पे ओन अप होने के बावजूद इन्होंने ऐसे किया जैसे कि कोई बहुत ही बेचारा मासूम माना गया फेक एनकाउंटर में। और तब भी मैं कहती थी एनकाउंटर फेक थी या रियल थी, सवाल ये नहीं है, टेररिस्ट तो रियल था। और किसी भी देश में आप बताइए टेररिस्ट की आरती उतारी जाती है क्या? अगर उनके साथ एनकाउंटर किलिंग नहीं होती तो क्या आरती उतारेंगे? किसी भी देश में, चाहे इंग्लैंड है चाहे अमेरिका, वहां तो और भी फर्म है इस मामले में। अगर कोई टेरर मिशन पे है और वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी की असैसिनेशन की सुपारी लेके गया था, 4 लोग जो गए थे, तो आपने देखा किस हालत में इन्होंने नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को रखा, कितने साल तक जलील रखा। क्यों? क्योंकि एक टेररिस्ट को, एक टेरर नेटवर्क को उन्होंने स्मैश किया। इसी प्रकार कर्नल पुरोहित के साथ जो हुआ, एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का बहुत ही काबिल अफसर
जिसने सिमी के जो स्लीपर सेल है उनको क्रैक किया, उनकी सारी जानकारी प्राप्त की। और आप जानते ही हैं 8 साल तक बिना चार्जशीट के किस तरह बेरहमी से उनको मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर किया गया, और अभी भी उनका केस खारिज नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने कोशिश की इनको एक्सपोज करने की या इनसे टक्कर लेने की। ब्यूरोक्रेसी को सुला के रखना, आर्मी तक में इनकी घुसपैठ है, तभी कर्नल पुरोहित के साथ जो हुआ वो हो सका कि वहां पे भी इन्होंने घुसपैठ मचाई हुई है। सिर्फ पुलिस तक नहीं, सिर्फ आईएएस तक नहीं, और कोई भी व्यक्ति जरा सी आवाज उठाता है इनके खिलाफ तो ये उसका करियर तबाह, उसका परिवार तबाह। मैं तो खुद भोगी हूं। मैं जब से खुलेआम ये समझ आई और मोदी जी के ही डिफेंस में लिख दिया, तो मैं बता नहीं सकती मेरी क्या बदहाली हुई है। तो मैं तो बहुत छोटी चीज हूं। जो बड़े अफसर हैं, हिम्मत नहीं है किसी की मुंह खोलने की। जैसे कि हम कल्पना करिए कि हमारे साथ क्या हो रहा होगा। मधु जी, कल्पना करिए हमारे साथ क्या हो रहा होगा। एक मिनट और करने दें, और तभी मैं भी कुछ भी हो आपके इस मुहिम के लिए झाड़ू पोछा भी करने को तैयार हूं, क्योंकि आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है जो हमारे फ्यूचर सर्वाइवल से जुड़ा है। हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, आने वाली नस्लों के लिए कोई हिंदुस्तान या भारतवर्ष नाम का देश होगा भी कि नहीं, कि एक और पाकिस्तान, 10 और पाकिस्तान बन जाएंगे, ये सवाल इससे जुड़ा हुआ है। और ये जो लैंड जिहाद, लव जिहाद, और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ, आप जानते हैं मुझसे भी ज्यादा, हमारी पुलिस की कहीं भी हिम्मत नहीं है। पूछ लीजिए कि कहीं मुस्लिम इलाके में, जिनको ये मिनी पाकिस्तान खुद कहते हैं, जिसको नो गो जोन कहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। आप कभी नहीं सुनेंगे कि वहां, क्योंकि वहां उनको लिंच भी कर दें तो ये कहेंगे हमें, अरे हमारी औरतों को रेप करने आए थे, हमारे साथ ये करने आए थे, कपड़े फाड़ के औरतें भी खड़ी हो जाती हैं, नानी दादियां इनकी। तो ये जो डर और दहशत 1000 साल से हिंदुओं ने आवाज अपनी खो दी थी, ये अभी क्या कहते हैं कि अगर हम इतने खराब थे मुगल या ये, तो बोले क्यों नहीं। मैं इतनी चुप्पी का माहौल रहा है और बड़ी मुश्किल से आज आवाज उठने लगी है, तो ये कोई हमें बख्शने वाले नहीं है। नन ऑफ अस आर सेफ, क्योंकि इनकी हर इंस्टीट्यूशन में, हर संस्था में, हर मीडिया में तो खास दिखता ही है आपको, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सपोर्ट में किस तरह खुल के आते हैं, बॉलीवुड में कैसे खुल के आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आपने देखा आईपीएस एसोसिएशन कैसे उठ खड़ा हुआ, जैसे ही किसी ने इनका नाम उठाया। सारे एसोसिएशंस में, टीचर्स एसोसिएशन में, यूनिवर्सिटीज में, और जो आप उठा रहे हैं बात, देखिए स्कॉलरशिप्स भी जो दी जा रही है पीएम फंड से, मैंने कई बार ये खुल के प्रधानमंत्री को खुलेआम सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है, आप चेक नहीं कर रहे हैं एंटीसीडेंट्स। कश्मीर के कई बच्चे मुझे बोले हैं कि जो वहां से टेरर सेल, स्लीपर सेल खड़े करने के लिए वहां के बच्चे यहाँ प्लांट किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, और कोई चेकिंग नहीं है। उनको फ्री एजुकेशन, फेलोशिप, जेनरस फंड्स दिए जा रहे हैं, सिर्फ आईएएस बनने के लिए नहीं, उससे पहले, आईएएस से पहले जेएनयू में एडमिशन हो, बड़ी बड़ी देश की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो, और यहाँ तक कि विदेश में जाने के लिए भी इनके लिए खास फंड है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री तो इनके फॉरेन एजुकेशन के लिए भी अलग से स्कॉलरशिप्स देती है। तो इन्होंने हर चीज पे कब्जा, और हमारे दिमागों और दिलों पे भी जो कब्जा कर लिया, मैं सोचती हूँ कि वो पहले जिस दिन दिल और दिमाग से इनका कब्जा और दहशत जो है, आज इतनी दहशत है, कोई खुल के बात मैं भी करती हूँ तो मेरे परिवार वाले भी डरते हैं कि अरे तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें पता है क्या हो सकता है तुम्हें। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत ही हम खतरे में इस वक्त गुजर रहे हैं। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर होम मिनिस्ट्री का कागज दिखा रहा हूं।
क्योंकि सब लोग गूगल करके वेबसाइट पर जाके शायद नहीं देख सकते, स्क्रीन पर दिखाइए। होम मिनिस्ट्री पर जो वेबसाइट FCRA के साइट पर डाउनलोड है ये कागज है, ये कागज जिसमें ट्रांजैक्शन दिखाए गए हैं, डेट, टाइम, सब कुछ, कितने रुपए आए। मुझे समझ में नहीं आता, एक तरफ कहा जाता है कि फोन पर बात करते हुए भी अगर आपने कोई सस्पेक्टेड शब्द बोल दिया तो टेलीफोन आपका रिकॉर्ड कर लेगा वॉइस सर्च में जाके, दूसरी तरफ इंटरनेट पर जाने वाले ऐसे ऐसे शब्दों को डिटेक्ट करके उसको सस्पेक्टेड लिस्ट में डाला जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये तो होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर लगे हुए कागजात में इन एनजीओ के नाम हैं या तथाकथित एनजीओ के नाम हैं जिनका लिंक पाकिस्तान से लेकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है जो कि पूर्णतः संदेह के घेरे में हैं। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर यह किसी के सर्च में, यह किसी के रिसर्च में या किसी के पकड़ में क्यों नहीं आए। आगे बढ़ते हैं, जाकिर नाइक के तरफ चलते हैं कि जाकिर नाइक का इसके साथ क्या लिंक है। देखिए, फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जाकिर नाइक से लिंक चौंकाने वाले हैं। वही जाकिर नाइक है जिसे आतंकियों का आका कहा जाता है, जो भारत छोड़कर भाग गया है। जी हां, नाइक जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा है। जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इंटरनेशनल यूके का डायरेक्टर है, तो सैयद जफर महमूद जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल का डायरेक्टर। जाफर हुसैन कुरैशी जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इंटरनेशनल का 9 साल तक डायरेक्टर भी रहा। जफर हुसैन कुरैशी सैयद जफर महमूद की जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल का आज भी डायरेक्टर है। जाकिर नाइक और सैयद जफर महमूद के बीच सबसे बड़ी कड़ी यही जफर हुसैन कुरैशी रहा है। जाकिर नाइक के साथ 9 सालों तक काम करने वाले की मानसिकता क्या होगी और भारत के प्रति उसकी सोच कैसी होगी, आप समझ सकते हैं। जिस जाकिर नाइक के छोटे से भाषण से हजारों युवा आतंकी बन जाते हैं, मुस्लिम युवा दूसरे समुदाय के लोगों का गला काटते हैं। ऐसे में वो आदमी जो जाकिर नाइक के साथ 3285 दिन और 78,000 घंटे साथ रहा हो, उसकी सोच क्या होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। यही आदमी कुरैशी सीधे जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा है। ऐसे में जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के पैसों से यूपीएससी की कोचिंग लेने वाले मुस्लिम युवाओं की सोच कैसी होगी, आप खुद सोच सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, जो उनके साइट पर एड्रेस है, वहां पर हमारी रिपोर्टर खड़ी है, चौंकाने वाली बात बताने वाली है। जरा देखिए, पहले आपको ये उनके वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ एड्रेस बताता हूं, दिखाइए। ये जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर लिखे हुए एड्रेस, ये जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मैं कांटेक्ट पे जा रहा हूँ और एड्रेस को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन पहले जब हम इसको खोलते थे तो इसमें एड्रेस दिखता था, लेकिन अब यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है। सिर्फ एक कॉन्टैक्ट अस करके एक फॉर्म है जिसमें नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और मैसेज के लिए एक जगह है। सारी चीज़ें पहले थी, अब एक साजिश के तहत जो है फिर से उसे हटा लिया गया है वेबसाइट से। अब हम आपको जो एड्रेस गूगल पर अवेलेबल है उसके आधार पर हमारी रिपोर्टर वहां पहुंची है, उसका रिपोर्ट लेते हैं। हाँ बोलिए आंचल, बताइए। आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर ये 14 जनपुरा बी और मथुरा रोड, न्यू दिल्ली, जो कि निजामुद्दीन का एड्रेस है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये है कि देखिए, ये जो क्रिश्चियन मिशनरी, जो क्रिश्चियन स्कूल है, उसमें ये जकात फाउंडेशन चल रही है। मैं कैमरामैन को बोलूंगी, देखिए दिखाए, यहाँ लिखा हुआ है क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ रिलीजियन एंड सोसाइटी। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरी वाले जो स्कूल है, इसके अंदर जकात फाउंडेशन का ऑफिस है। और जब हमने यहाँ के गार्ड से जब हम पड़ताल कर रहे थे ग्राउंड जीरो पे, हमने उनसे जानकारी ली तो बताते हैं कि आज ये जकात वाला जो ऑफिस है ये बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते और मंडे आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, चौंकाने वाली बात ये है कि ईसाइयों के साथ मिलकर ईसाई बिल्डिंग के अंदर ये जकात फाउंडेशन चल रहा है। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पूरी तरीके से ये सबूत है जो कि दर्शा रहे हैं कि ईसाई बिल्डिंग के अंदर और ईसाई स्कूल के अंदर जो है वो ये पूरा का पूरा स्कूल चल रहा है। और
सबसे बड़ी बात यहाँ की देखिए, कुछ लोकल लोग भी हमारे साथ में है, उनके पास चलती हूँ, उनसे बात करती हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो ऑफिस है, आप इसके बारे में आपको क्या जानकारी थी, कितने साल से चल रहा था और कब से यहाँ था? देखिए, साल का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमें ये यहाँ पे जकात फाउंडेशन है, जफर महमूद साहब हैं, और ये क्रिश्चियनों के साथ अंदर ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस है, लेकिन ये आज बंद है। हमने देखा, अभी आप देख रहे थे, जैसे हम आपको देख रहे हैं कि बंद है ये। काफी देर हमने देखा कि यहाँ चलता है, लेकिन ये पता नहीं कब से चल रहा है, ये मुझे मालूम नहीं। देखिए, एक बात ये भी उठती है कि ईसाइयों के ऑफिस में जकात फाउंडेशन चल रही है, इसकी जानकारी जो है वो किसी को भी नहीं है। हम पड़ताल करते तब हमें पता लगता है कि जब हम 1 घंटे से पड़ताल कर रहे हैं कि ईसाई स्कूल के अंदर, जो कि रिलीजन और सोसाइटी को लेकर बनाया गया है, ईसाई मिशन भी इसको बोला जा सकता है, उसके अंदर ये फाउंडेशन चल रहा है। देखिए, असल में हमें जहाँ तक ये नॉलेज है, हम यहाँ के लोकल हैं, तो ये भी दोनों मिलके यूपीएससी के बच्चों के लिए तैयारी कराते हैं, जो वो भी जकात फाउंडेशन से अपना जो भी फंड इकट्ठा करते होंगे। लेकिन यहाँ पर होना, एक साथ होना, ये हमारे को खुद हमें समझ में नहीं आता। अच्छा, ये जो यूपीएससी का जो एंट्रेंस होता है और जो आपने बताया जकात फाउंडेशन जो है, इसमें हम एक सवाल उठा रहे हैं कि इसको पारदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं है। ये तो देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जकात लेने वाले वो पारदर्शिता कैसे दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके लिए तो वही लोग बता पाएंगे। अच्छा, आप आपसे बातचीत कर रहे थे, आपने। चलिए, हम हमारे रिपोर्टर को वापस बुला लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे के करीब का समय हुआ है, लेकिन दोनों जगह पर कोई मिलने को तैयार नहीं, बल्कि जगह ही मिलने को तैयार नहीं, और हाइयस बना रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है और कैसे इरादों के साथ क्या क्या वेबसाइट से हटाया जा रहा है। समय की कमी के कारण थोड़ा मैं गति देता हूं अपने विषय को, और आपको बताना चाहूंगा कि ISIS के साथ लिंक पर प्रकाश कैसे पड़ सकता है। देखिए, अब आपको हम वो दिखा रहे हैं जो देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। दुनिया में सबसे खूंखार आतंकी संगठन है ISIS, जिसका सरगना है अबू बकर अल बगदादी। इस आतंकी संगठन से भी जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन है। जी हां, दिल्ली का जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया अबू बकर अल बगदादी से जुड़ा हुआ है। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को जकात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका से चंदे के रूप में पैसा मिलता है। गृह मंत्रालय यानी कि FCRA के दस्तावेजों से हमें पता लगता है कि जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को 2015-16 में 11,32,574 रुपए मिले थे, और ये मिले थे जकात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका से। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को जकात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका से ये पैसा बैंक ऑफ इंडिया के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित ब्रांच के अकाउंट के जरिए मिला। ये सभी दस्तावेज हमारे पास हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जकात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है खलील देमिर। जकात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका का खलील देमिर बेनेवोलेंस इंटरनेशनल फाउंडेशन का अधिकारी रहा है। बेनेवोलेंस इंटरनेशनल फाउंडेशन को US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने आतंकियों को पैसा देने का दोषी पाया और आतंकी संगठन घोषित किया। बेनेवोलेंस इंटरनेशनल फाउंडेशन ने 2002 में अल-कायदा और चेचन्या के आतंकियों को पैसा दिया था। पैसा देने की ये रिपोर्ट US की IRS यानी आयकर विभाग के सन 2000 के दस्तावेजों से सामने आई है। खलील देमिर की जकात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका का लिंक आतंकी संगठन टर्किश ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से भी है। यही टर्किश ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के तथाकथित लिंक ISIS और दूसरे आतंकी संगठनों से भी है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कैसे जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को पैसा देने वाले लोग दुनिया के खूंखार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। आखिर जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को ऐसे आतंकी संगठनों से पैसा लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या भारत में इन आतंकी संगठनों की जड़ों को मजबूत करने का यह षड्यंत्र है? क्या भारत के युवाओं को भी ISIS आतंकियों की तरह बनाने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है? विभिन्न वेबसाइटों, रिसर्चों, अकाउंट और उसमें लगे नामों के साथ जो रेफरेंस दिखाया जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करने को तैयार है कि आखिर तो बताइए कि है क्या। और भागने का मतलब यह भी हो सकता है कि आप शायद इस पर बोलना नहीं चाहते। चलिए, अल-कायदा नाम तो आपको याद होगा ही, होना ही चाहिए।
इस शताब्दी में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी संगठन की हुई होगी तो अलकायदा की हुई है। उस अलकायदा के कनेक्शन पर भी ये रिपोर्ट। जिसने अमेरिका को दहला दिया, हजारों निर्दोष लोगों को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हवाई जहाज घुसाकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही आतंकियों और आतंकी संगठनों के तार जुड़े हैं जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से। जी हां, जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया लादेन के संगठन अल कायदा से जुड़ा पाया गया है। आइए देखते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मदीना ट्रस्ट से पैसा मिला है, फिर वही बैंक और उसी ब्रांच में पैसा आया। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मदीना ट्रस्ट से यह पैसा बैंक ऑफ इंडिया की बहादुर शाह जफर स्थित ब्रांच के अकाउंट में आया। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला यह पैसा 2007 और 2008 में 16,80,031 रुपए था, तो 2010 और 11 में 63,76,050 रुपए इन्हें मिले। वहीं 2011-12 में 63,08,035 रुपए मिले, तो 2012-13 में 51,98,017 रुपए मिले। बात अगर 2014-15 की करें तो 95,93,045 रुपए मिले और 2015-16 में 11,90,203 रुपए मिले। बात अगर 2017 और 18 की करते हैं तो जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिले इस पैसे की धनराशि पहुंची 12,73,960 रुपए पर और 2018-19 में इन्हें पैसे मिले 13,64,694 रुपए। मदीना ट्रस्ट यूके स्थित भारतीय दूतावास पर हुए सितंबर 2019 के हमले में शामिल था। मदीना ट्रस्ट का एक ट्रस्टी जाहिद परवेज इस्लामिक फाउंडेशन का भी ट्रस्टी है। 2003 की द टाइम्स यूके की खबर के हिसाब से इस्लामिक फाउंडेशन के 2 ट्रस्टी अल कायदा और तालिबान से लिंक की वजह से यूएन की प्रतिबंधित लिस्ट में भी थे। तमाम आंकड़ों में आपके सामने रखे हुए ग्राफिक्स को हम हमारे वेबसाइट पर उन रिपोर्ट के साथ रखेंगे, जिससे कि एक आध शब्द अगर इधर उधर हुआ हो तो फैक्ट चेकर को एक मौका मिलकर इस पूरे हजारों फैक्ट्स में से एक फैक्ट पर उंगली रखने का मौका ना मिले। इसलिए यहां जो हमारी वेबसाइट चल रही है sudarshannews.in, इस पर हम इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को सोमवार से डालना शुरू करेंगे। सोमवार से इसलिए क्योंकि हम डालने के बाद चौकन्ना होने की स्थिति ना हो, इसलिए पहले भारत सरकार को देंगे, बैंक से बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर इन तमाम लोकेशन पर, यहां तक कि विदेश में भी इन एड्रेस पर जाएंगे। जो नागरिक पत्रकार हैं, अगर इन देशों में रहने वाले आप भारतीय हैं या जो भी है और इसमें हमारी मदद करना चाहते हैं, तो इन पतों पर आप जाकर हमें दिखाइए कि वहां पर क्या सत्यता है। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह फाउंडेशन केवल आईएएस नहीं बनाता। हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं के लिए बस्ती बनाने से लेकर तमाम प्रकार के फोटोज इनके वेबसाइट पर है। इतना ही नहीं, जब ये देखिए, ये क्या लिखा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दारुल हिजरत बाय जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया अप्रैल मई जून 2018। और ये सब कुछ जरा ऊपर का बैंड में पूरा फोटो दिखाइए। ये पूरा की पूरा बनाया जा रहा है किसके लिए? ये बनाया जा रहा है रोहिंग्या के लिए, जिन रोहिंग्याओं को लात मारकर हिंदुस्तान के बाहर भेज देना चाहिए, जिनको किसी मुसलमान देश ने भी अपने देश में नहीं लिया। पता नहीं हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय अभी भी रोहिंग्या पर अंतिम निर्णय क्यों नहीं दे पा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है माननीय न्यायाधीशों, मुझे पता नहीं कि आप इसको कैसा लोगे, लेकिन ये प्रश्न पूछना मेरा मैं कर्तव्य मानता हूं कि सुदर्शन के एक प्रोमो पर, 30 सेकंड के प्रोमो पर और तमाम लोगों के एसएमएस पर चिंता के साथ उनके गिरफ्तारी को स्टे देने वाले न्यायालय रोहिंग्या पर अभी भी क्यों कुंडली मारकर बैठे हुए हैं? क्यों रोहिंग्या के बारे में हिंदुस्तान सरकार को न्यायालय आदेश नहीं देता है कि इनको इस देश के सीमा के बाहर निकालो? ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्या कारण है और ऐसा क्या कानून है जो ये नहीं करने दे जा रहा? खैर, उस पर अलग से बात करूंगा, लेकिन आज मैंने आपके सामने पूरा कनेक्शन रखा है
क्योंकि 1 घंटे में मैंने आपके सामने इन तमाम चीज़ों को रखना था, तो इसके रेफरेंसेस हम आपको केवल दे पाए हैं, लेकिन आपके सामने और डिटेल भी जानकारी देंगे। मैं आखिरी प्रतिक्रिया लेने के लिए दोनों के पास चलता हूं। मधु जी। सुरेश जी, अगर सरकार जरा भी इसमें ढील करती है और तुरंत ज़कात फाउंडेशन को इलीगल बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर करती, और जैसा आपने कल भी कहा था, इनके ऑफिस सील होने चाहिए, इनके सारे रिकॉर्ड्स और बैंक अकाउंट सील होने चाहिए। ये जो आप फिगर दे रहे थे, ये तो चिल्लर है, इनके पास करोड़ों अरबों रुपया होता है। तो ये छोटा मोटा जो बैंक के जरिए इनके पास आ रहा है, दैट इज रियली लूज चेंज, सुरेश जी। बिल्कुल। So government has to act fast and ban Zakat Foundation, declare it an illegal terrorist-linked organization, और तुरंत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर ज़कात से जुड़े हुए हैं, उन पे भी ढंग से इंक्वायरी तुरंत होनी चाहिए। बिल्कुल। संजीव जी। 3 छोटी छोटी बातें करूंगा। पहली बात तो ये कि ये जो आपने अमाउंट्स दिखाए, जैसा कि मधु किश्वर जी ने भी कहा कि ये बहुत ही छोटे अमाउंट है। एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग में ये प्लेसमेंट और लेयरिंग के फेजेस होते हैं, जिसमें खुदरे अमाउंट आप कुछ बैंक अकाउंट में डालते हो धोखा देने के लिए। किंतु इसको देखकर हम जैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग में काम करने वाले डेटा साइंटिस्ट हैं, वो ये अनुमान लगाते हैं कि इस प्रकार के और भी बहुत अधिक संगठन होंगे, बहुत अधिक मैकेनिज्म्स होंगे, जिसके द्वारा ये पैसे इस प्रकार से संदिग्ध पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये जो एक बहुत बड़ा कुचक्र है, मेरे विचार में ज़कात फाउंडेशन उसका एक छोटा सा हिस्सा है, जो अपने आकाओं के कहने के अनुसार ही काम करता है। उससे बड़ा इसका कुछ अपना विल नहीं है। दूसरी बात ये कहूँगा, आपने रोहिंग्याओं की बात की। रोहिंग्याओं के बारे में एक महत्वपूर्ण बात हम मिस करते हैं कि जहाँ भी देश में इनको बसाया जा रहा है, अधिकतर स्थानों में जो उनके लोकेशंस हैं वो बड़े ही स्ट्रेटेजिक होते हैं। किसी कैंटोनमेंट के आसपास होते हैं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे क्रूशियल देश का इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन होता है। चाहे आप कश्मीर में देख लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड में देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए, ये हो रहा है। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, मैं सैयद ज़फ़र महमूद जी से पूछना चाहूँगा, अगर होते तो मैं उनसे डायरेक्टली पूछता कि आपके लिए भारत बड़ा है या आपके लिए इस्लाम बड़ा है। कारण इसलिए कि जो ज़फ़र महमूद साहब है, इन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसमें वो सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बिगिनिंग इस बात से करते हैं कि देश की बाउंड्रीज तो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो यदि एक सिविल सर्वेंट दूसरे सिविल सर्वेंट को सिखाने वाला सिविल सर्वेंट अपनी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अपने बॉर्डर्स को लेकर बोलता है बॉर्डर चेंज होते रहते हैं और खिलाफत का बॉर्डर बना रखा है देश का बड़ा सा, वो आप शायद अगले एपिसोड में दिखाएं, तो उस व्यक्ति के नीयत के ऊपर मेरा शक होना लाजमी है। ये एक और उस पे शक गहराता इसलिए है, ये खाली कुर्सी देखिए, ये कुर्सी रखने के बावजूद, संपर्क होने के बावजूद, हमने दूत के द्वारा भी संपर्क किया है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के चेले हैं, ऐसे ही कच्चा काम नहीं करेंगे। सारे साउंड रिकॉर्डिंग सब कुछ है, इसके बावजूद भी व्यक्ति नहीं आता है। इतना बड़ा आरोप लगने के बाद अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होता तो सामान्यता सामने आकर बात करता, लेकिन नहीं किया जा रहा है। फिर मैं ज़कात फाउंडेशन को कल का मौका और देना चाहता हूं। आपके सामने 24 घंटे है। ज़कात फाउंडेशन के अध्यक्ष जहां कहेंगे वहां हमारी टीम आएगी। मैं आने के लिए तैयार हूं। आपका स्टूडियो में तब तक स्वागत है जब तक आप आरोपी साबित नहीं होते, क्योंकि मैं आपके सामने आरोपों की पूरी लिस्ट दिखाऊंगा। आपके जवाब भारत सरकार सुनेगी, एजेंसी नियुक्त करेगी, जांच करेगी, और मैं चाहूंगा तब तक ज़कात फाउंडेशन के कार्यालय को सील किया जाए। हालांकि कार्यालय कहाँ है हमें तो नहीं मिला, हमें विदेश के ट्रांजैक्शन मिले, हमें बैंक के कागजात मिले, लेकिन हमको ज़कात का अभी तक कार्यालय नहीं मिल पाया। वेबसाइट पर केवल फॉर्म है। ऐसा क्या कारण है पता नहीं, लेकिन उनके कार्यालय को भारत सरकार ढूंढे, सील करे, उनके ट्रस्टीज के पासपोर्ट को जब्त करे। ये दोबारा मांग करता हूं मित्रों, आज मैंने जो एपिसोड दिखाया इसका मतलब मैंने SC ST OBC भाइयों के मारे जाने वाले हक के मुद्दे पर आगे बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पहला एपिसोड
पूरा विस्तृत आपके सामने रखने के बाद मुझे जो कई एपिसोड करने हैं उनमें से सबसे खतरनाक एपिसोड ये था, क्योंकि इनको पता चल गया था कि हम क्या करने वाले हैं, इसलिए इन्होंने ऑलरेडी एपिसोड के 8 दिन पहले ही अपने वेबसाइट पर कुछ खुलासे डाले थे। मुझे आपके सामने सारी चीजें लाना अनिवार्य था, इसलिए आज मैंने लाया है। कल भी मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरे मित्र, खास करके जो जय भीम और जय मीम के नारे में फंस रहे हैं। मैं कल आपको बताऊंगा कि कैसे ज़कात फाउंडेशन हिंदुस्तान के हमारे दलित भाइयों के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज को बदलकर मुस्लिम कैंडिडेट को वहां से चुनकर लाने के लिए योजना बना रहे हैं, ये अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं। और कैसे इसके द्वारा कहां ग्राम पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा में सीट बढ़ाने की बात हो रही है। प्रेजेंटेशन उन्हीं के साइट से आपको दिखाऊंगा और आपको यह भी दिखाऊंगा कि केवल नौकरशाही नहीं, अब तो देश के ऊपर कब्जे के कैसे नक्शे तक तैयार है। तो ज़कात फाउंडेशन वालों और मेरे खिलाफ ट्वीट करने वाले कामरा से लेके तमाम जो लोग जो 4 दिन मेरे पीछे पड़े थे, अब किसी बिल में छुप गए, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सुदर्शन के पास तो ऐसे ऐसे कागजात है कि कभी इनमें से किसी लोगों का SMS भी ट्रैक हो जाए तो उनको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। मेरे खिलाफ वीडियो बनाने वाले बेरोजगार यूट्यूबर पत्रकारों को बल पूछना चाहता हूं, जो कभी प्राइम टाइम के डिबेट करते थे। 2 दिन हो गए, मेरे 2 एपिसोड आ गए, अभी तक आप इस पर बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? क्या हुआ जो मुझे रोकने के लिए आप बात कर रहे थे? दोनों एपिसोड में दिखाए हुए तथ्यों पर आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। सुदर्शन के स्टे और तमाम इन विवादों पर खबरें छापने वाले BBC से लेकर हिंदुस्तान के सारे भाषाई अखबारों को मैं कहना चाहता हूं, मेरे एपिसोड से अगर आप सहमत नहीं है, तर्क आपको गलत लगते हैं, कमजोर लगते हैं, तो मेरे खिलाफ लिखिए, कहिए कि आदमी मूर्ख है, यह आदमी ने गलत जानकारी दी, इस पर कार्रवाई करो, मांग करो। नहीं तो मेरा साथ दो, हिंदुस्तान को बचाने के लिए साथ आओ। आप किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य होंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजनीति आप अपनी जगह करिए, राष्ट्रनीति करने वाले हर व्यक्ति का सुदर्शन में स्वागत रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।